Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So friends, till now we learn about the process of job analysis, and also we learned about the how to determine the skills and the capabilities required for the job, and on that basis we also learn to determine the requirement of the employees, and we also learn about the process of the recruitment, selection, placement and induction. So after doing all these things, it is very important to administer the wages and salaries of the employee, because it is a if you talk about the primary need for human beings, it is to meet their basic needs, and for that everyone tries to earn as much money as possible, right? So if you can say कि क्या होता है कि जो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए. सो वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट if you want to define the wages and salary administration, we can say it is a group of activities involved in the development, implementation and the maintenance of pay system, right? अगर हम लोगों को इसको डिफाइन करना हो वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो कि पे सिस्टम के डेवलपमेंट, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनके मेंटेनेंस से जुड़ी होती है, वो होती है वेजेस एंड salary administration. So today we will learn about the objectives of the wages and the salary administration, also the components involved in it and the methods used for determining the wages and salaries. So let's get started. So first of all, we will learn about the objectives of the wages and salary administration. So it is to establish a fair and equal proportion of remuneration and job responsibilities. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर किसी एम्प्लॉयज़ की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेम है, उनकी स्किल सेट सेम है, तो हमें देखना है कि उनको जो है वो फेयर और इक्वल प्रोपोर्शन मिले, रिम्यूनरेशन का कॉम्पनसेशन उनको बराबर मिले. तो ये चीज़ें कौन करता है? ये वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमें किसी भी तरीके की डिफरेंसेस या बायसनेस नहीं करनी चाहिए रेस पे, जेंडर के बेसिस पे, कलर, रिलीजन, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे, राइट? तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का. साथ ही साथ उनको क्या करना है, इस्टेब्लिश इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेबिलिटी. अब यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंटरनल और के साथ साथ एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करके चले. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर दोनों ही एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, दोनों की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेम है, दोनों की स्किल सेट सेम है, तो उन लोगों को इक्वल और फेयर जो है रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए. और अगर हम लोग बाहर के किसी बंदे से, उसको वर्कर या एम्प्लॉय से कंपेयर कर रहे हैं जो कि सेम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, निभा रहा है और सेम स्किल सेट है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो हमें देखना है कि उस केस में भी उनका एक प्रपोर्शन जो है वो बराबर होना चाहिए. अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते तो उतना इक्वल तो नहीं हो पाता, लेकिन तब भी एक फेयर, हम लोग कहते हैं फेयर जो है ना, वो बेसिकली मिलना चाहिए. मतलब कैपेबिलिटीज़ जो है, कैपेसिटी अलग अलग होती है ऑर्गेनाइजेशन के पे करने की, लेकिन जॉब वो जो रिम्यूनरेशन मिल रहा है वो उस जॉब पोजीशन को बेसिकली कह सकते हैं कि उनको डिफाइन करना चाहिए, उसको जस्टिफाई करना चाहिए, राइट? तो ये भी वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है. फिर टू गेट द बेस्ट टैलेंट आउट ऑफ अवेलेबल टैलेंट पूल विद द साउंड एंड कॉम्पिटेंट रिम्यूनरेशन. तो हमें इसमें ये देखना है कि वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो टैलेंट पूल है, जो लोग कॉम्पिटेंट, जो लोग अवेलेबल हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो बेस्ट टैलेंट है उनको हम लोग सेलेक्ट कर सकें अपने काम के लिए. तो ये कैसे सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, कैसे उनको अट्रैक्ट करेंगे? एक साउंड और कॉम्पिटेंट रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करके. अगर आप एक अट्रैक्टिव सैलरी और बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करते हो तो कहीं ना कहीं वो जो है अट्रैक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से. फिर टू रिटेन द एम्प्लॉयज़. अब हम लोग ने एम्प्लॉयज़ को बुला तो लिया, पर उनको रिटेन को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टाइम टू टाइम उनकी वेजेस और सैलरी को रिवाइज करें, और सैलरी और वेजेस उनकी इतनी होनी चाहिए कि उनकी बेसिक नीड्स के साथ साथ उनकी बाकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने में हेल्प करें. तो जितना बेटर हम उनको लिविंग स्टैंडर्ड दे पाएंगे, उनको इतना बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहना चाहेंगे. फिर बात आती है
टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड मॉरल। अभी अगर अच्छा एक रेम्यूनरेशन मिलता है, एक अच्छा कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएगी, बिकॉज अच्छा रेम्यूनरेशन की वजह से मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और एक अच्छा परफॉर्मेंस अपने एक अच्छा काम देंगे, एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी और उनका मोरल भी बूस्टअप होगा, वो मोटिवेट होंगे अच्छा काम करने के लिए। बिकॉज जो मॉनेटरी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वो अगर उनके बेसिक नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई करें, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वो अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई रखेंगे। फिर आता है टू स्टैब्लिश जॉब हायरकी एंड लाइंस ऑफ प्रमोशन। अभी आपने देखा होगा ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जो इतने टॉप लेवल के लोग होते हैं उनको उनकी सैलरी पैकेजेस ज़्यादा होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से जो लो लेवल पे जितने सबऑर्डिनेट्स और सारे लोग रहते हैं उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, तो उनके पे जो है वो कम होता है। तो ये जो है ना, ये डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, हायरकी का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेजेस और सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन। बिकॉज क्या होगा कि जो लो लेवल पे जितने एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो मोटिवेट होंगे, बिकॉज वो भी चाहेंगे कि उनकी सैलरी बढ़ जाए तो और वो टॉप लेवल पे पहुँचे। तो ये जो है ना, ये वो प्रमोशंस पाने के लिए जो ना और मेहनत करेंगे, अच्छा काम देंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है टू हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन। अक्सर आपने देखा होगा कि इतने सारे स्ट्राइक्स होते हैं तो बेसिकली वो वेज रिवाइज को ही लेकर के होते हैं। आपने बैंक्स में देखा होगा, आप जनरली भी डॉक्टर्स और इन सारे लोगों का देखे होंगे, तो हमेशा पेमेंट और ये कॉम्पनसेशन को लेके हमेशा ये प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में रिलेशनशिप को बहुत इफेक्ट करता है। अगर एक वेजेस से सैलरी अच्छे से एडमिनिस्टर हो रही है, प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो रही है, पेमेंट अच्छा मिल रहा है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम लोग कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में। फिर आएगा टू पोज अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन पब्लिक। कंपनी की एक अच्छी इमेज बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई कंपनी है बहुत अच्छा पेमेंट देती है, बहुत अच्छा कॉम्पनसेशन देती है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, तो लोग उससे जुड़ते हैं, लोग उसके बारे में जानते हैं, तो एक अच्छी गुड इमेज क्रिएट होता है पब्लिक के बीच में, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके हैं वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉम्पनसेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स बेसिकली इसके होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक पे की बात करते हैं, अलाउंसेस, इंसेंटिव्स और फ्रिंज बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बेसिक पे में आपके 3 पार्ट आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज। मिनिमम वेज की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम वेज क्या होगा कि ये जो अमाउंट है मनी का, ये इतना होना चाहिए कि आपकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करे, जिसको आप सिंपल टर्म में कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो आपकी बेसिकली जो नीड्स है ना, ये पूरी होनी चाहिए। इतना आपको मिनिमम वेज जो है हर ऑर्गेनाइजेशन को आपको देना ही देना है। अगर आपको वो बेसिक पे नहीं दे पाती है, मिनिमम वेज भी नहीं दे पाती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस होने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज हर एम्प्लॉय जो है, हर इंसान से पैसे के लिए, मतलब पैसे अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए ही काम करता है। अगर उसको खाना नहीं मिल पा रहा है, कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, छत नहीं मिल पा रही है, तो वो काम उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी नहीं करेगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं फेयर वेज की। तो जो फेयर वेज है ना, ये आपका कहीं थोड़ा सा इट इज़ अ लिटिल बिट मोर डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडस्ट्री टू पे एंड अदर फैक्टर्स, परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका फेयर वेज क्या होगा कि ये कंपनी की जो आपका जो भी इंडस्ट्री है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पेमेंट कैपेसिटी पे जो थोड़ा आपको ज़्यादा मिलता है, मिनिमम वेज से ज़्यादा मिलता है, और साथ ही साथ आपको, आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके बदले आपको जो थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये आपका जो है ना वो होगा फेयर वेज, यानी मिनिमम वेज से थोड़ा ज़्यादा। वो ये थोड़ा ज़्यादा क्यों मिल रहा है? कंपनी या तो ज़्यादा पेमेंट करने में सक्षम है, या तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको फेयर वेज प्रोवाइड किया जाता है।
फिर आता है लिविंग वेज। तो लिविंग वेज जो है वो मिनिमम वेज और फेयर वेज से कहीं ज़्यादा होता है। लिविंग वेज का बेसिकली काम क्या है कि ये आपकी जो बेसिक नीड्स है आप तो उसको सेटिस्फाई कर ही रहे हो, लेकिन जो और भी चीज़ें जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, तो ये जो सोशल नीड्स हैं इनको इनकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, अपने बुढ़ापे में बचत करने के लिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो ये आपकी बेसिकली लिविंग वेज में आती है। तो ये आपका जो है ना ये बेसिक पे है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कम से कम जब आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ काम कर रहे हो, तो वहाँ पे एक बेसिक पे तो मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। फिर अभी सेकंड कंपोनेंट की बात आते हैं, तो जिसमें अलाउंसेस आते हैं। तो अलाउंसेस क्या होते हैं बेसिकली, अभी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो, ठीक है, अभी वो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग शहरों में एक ही चीज़ का दाम ना बहुत प्राइस बहुत वैरी करता है, ठीक है, बहुत वैरी करता है। कहीं पे आपको वही चीज़ 20 रुपये किलो मिलती है, कहीं पे 80 रुपये 100 रुपये किलो मिलती है। तो ये जो वेरिएशन होता है ना, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बेसिकली डीएनएस अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करते हैं तो इसके सेक्शन 3 में ये डिफाइन भी किया गया है। इसको डीएनएस अलाउंसेस को कहा भी गया है कि इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, यानी कहीं पे भी आपको अपना सर्वाइवल करने के लिए जो आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, वो होती है आपकी डीएनएस अलाउंसेस। तो अलाउंसेस आपकी कई तरीके की होती है। अगर हम लोग फ्लैट रेट की बात करते हैं तो फ्लैट रेट का मतलब क्या हुआ कि आपकी बेसिक पे चाहे जो भी हो, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का जो है वो डीएनएस अलाउंसेस जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये सब लोगों के लिए बराबर ही होता है। फिर लेकिन ग्रेजुएटेड स्केल में जैसे कि आपका पे स्केल, आपका बेसिक पे जो है बढ़ता जाता है, आपको वैसे वैसे आपके डीएनएस अलाउंसेस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। फिर इंडेक्स बेस्ड डीएनएस अलाउंसेस की बात करें तो ये बेसिकली मुंबई और चेन्नई के कॉटन मिल्स में ही अप्लाई होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपकी डीएनएस अलाउंसेस लिंक्ड टू इंडेक्स एंड पे स्केल। ये आपके पे स्केल से लिंक्ड होता है, जिसमें कि आपको हाउस और रेंट अलाउंसेस मिलते हैं, जिसमें कुछ परसेंटेज जो है, जैसे कि बात करते हैं 30% हो गया बेसिक पे का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो इसी तरह से आपके कंपनसेटरी अलाउंसेस होते हैं जो कि बड़े शहरों में रहने के लिए मिलते हैं, कन्वेंस अलाउंसेस होते हैं। तो ये जो सारे अलाउंसेस हैं जो कि आपके इंडेक्स और पे स्केल से मैच करते हैं, तो ये सारे आपके यहाँ गए जो है डीएनएस अलाउंसेस, राइट। फिर नेक्स्ट आता है इंसेंटिव में आपके बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन मिलता है आपको जो आप बेच रहे हो जो भी। तो ये जो मतलब आपके जो बेसिक पे जो आपने कमाया, जो आप नॉर्मली कमाते हो उससे कुछ ज़्यादा, ठीक है। ये आपका बेसिकली डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आप कैसा प्रोडक्टिविटी दे रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो इन चीज़ों पे जो है वो बेस्ड होता है। फिर फ्रिंज बेनिफिट होता है। अब देखो ये तीनों आपको मिला आपके काम के बदले में, और फ्रिंज बेनिफिट मिलता है आपको कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी के बदले में, यानी कि आप कितने समय तक जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, कितना समय आप उनका साथ देते हो, तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसमें आपके प्रोविडेंट फंड होते हैं, पेंशन्स होती है, ग्रेजुटी होती है, कंपनी का घर होता है, मेडिकल एड मिलता है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये फ्रिंज बेनिफिट्स में होती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको बेसिक पे अलाउंसेस इंसेंटिव्स मिलता है आपके काम के एवज में, और फ्रिंज बेनिफिट्स मिलता है आपकी लॉयल्टी के एवज में, ठीक है। कंपनी का सब कितने समय तक काम करते हो, तो बेसिकली ये आपके सीनियर्स ऑफिसर्स के लिए ही ज़्यादा रहता है फ्रिंज बेनिफिट्स। तो ये आपका कंपोनेंट्स हो गया कंपनसेशन का। तो ये जो है आपको ये चारों बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम्स में। अभी जो आपके चैप्टर्स जितने शुरू होने वाले ना, जितने आपके टॉपिक शुरू होने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनएस अलाउंसेस को सेक्शन 3 में जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस भी कहा गया है, ठीक है ना, किसके, मिनिमम वेजेस एक्ट के। तो आपको ये चीज़ें जो है वो ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो वेजेस और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट करते हैं, उनसे असर डालते हैं। तो इसमें कौन कौन से हो गए, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर। मार्केट में कितना डिमांड है और कितनी सप्लाई है मैन पावर की, बहुत डिपेंड करती है। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है मैन पावर की, बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं काम करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है ना आपकी
जो वेज रेट है ना वो घट जाता है, क्योंकि सब ज़्यादा लोग हैं कम, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो कम पे भी काम करने के लिए तैयार होंगे, बिकॉज ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर डिमांड की बात करते हैं, अगर डिमांड ज़्यादा है मैन पावर की, तो क्या होगा कि उस केस में ना वेज रेट बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपकी ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, तो उस केस में जाहिर सी बात है वेज रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग काम पैसे ज़्यादा लेंगे तभी काम करेंगे। तो ये आपका बेसिकली पहला फैक्टर है जो वेज सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करता है। दूसरे की बात करते हैं एटीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ का क्या एटीट्यूड है, क्या एबिलिटी है, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपको बेसिकली पेमेंट, आपकी कैपेसिटी अच्छी है, तो आपको मतलब आप रिटर्न उतना अच्छा दे सकते हो, प्रॉफिट उतना अच्छा दे सकते हो, तो वेजेस सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। राइट। फिर आता है लेबर यूनियंस का भी बहुत रोल होता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं तो मतलब वो प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स के बराबर उनको आपको कंपेयर करते हैं, आपको प्रेशर डालते हैं कि आप जो है वेजेस और सैलरी इंक्रीज करो। फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत इफेक्ट डालता है, मतलब इसमें रियल वेजेस की वैल्यू कहीं ना कहीं घट जाती है, और इसके साथ ही साथ इसमें जो डीएनएस अलाउंसेस हैं, तो ये भी जो है इनको बढ़ाना पड़ता है मेंटेन करने के लिए, जो हम लोगों ने क्लॉजेस रखे हैं लेबर एग्रीमेंट्स में, तो ये सारी चीज़ें भी हैं, बहुत मैटर करती हैं आपकी। नेक्स्ट आता है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन हम लोग जो करते हैं, यानी कि हम लोग जो निकालते हैं कि हाँ आपका जो है ना कि जो इनपुट्स लग रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन में, इन सारी चीज़ों पे वेजेस और सैलरी ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें जॉब इवैल्यूएशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जॉब की वर्थ निकालते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग जो है वेजेस और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली करते हैं, उसको सेट करते हैं। फिर परसिस्टिंग वेज रेट, अभी वेज रेट क्या एग्जिस्ट कर रहा है इस चीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है कि क्या डिफरेंस आएगा वेजेस और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इंडिविजुअल जितना अच्छा परफॉर्म करेगा तो उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी, उतना अच्छा इंसेंटिव उसको जो बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम क्या फॉर्म में सर्टेन लॉज लेकर के आती है जुड़ा हुआ, जैसे अभी मिनिमम वेज, जितने भी लेजिस्लेशन जुड़े हुए हैं वेजेस से सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के सारे बहुत इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे मिनिमम वेज ही चेंज होता रहता है, इंसेंटिव प्लान चेंज होते रहते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बेसिकली सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत, वेजेस में सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ टू डिटरमाइन वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों का आता है जॉब इवैल्यूएशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पहले जॉब एनालिसिस से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग से जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन निकालते हैं। हमें पता है कि कौन सा काम करना है और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर्ड है। फिर हम लोग जॉब इवैल्यूएशन करते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग हायरार्कीज डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग काम का जो है बेसिकली काम को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने हायरार्की डिसाइड की, और हायरार्की डिसाइड करने के बाद जो है हम लोग वेजेस और सैलरी जो है बेसिकली वो हम लोग सारी चीज़ें जो है उसको डिसाइड कर रहे हैं, उसको मनी वैल्यू में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग वेज सर्वे करते हैं। वेज सर्वे का मतलब क्या हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि बाकी जगह जो वो पर्टिकुलर जो रीजन है, इंडस्ट्री है पर्टिकुलर, तो उसमें क्या ऑलरेडी वेज रेट चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वेज स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं। वेज स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अलग अलग ग्रेड्स डिसाइड करते हैं। हायरार्की के बाद ये होगा ना कि ग्रेड्स हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर एक ही तरीके का काम है तो उसमें कौन सा टॉप लेवल का है। जैसे अभी आप देखते हो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स जब होते हैं तो उसमें ऑफिसर स्केल्स अलग अलग होते हैं, तो ये जो आपके ग्रेड जो सिस्टम होते हैं ना, ये ग्रेड्स डिसाइड करते हैं। तो उनके हिसाब से हम लोग रूल्स जो हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं, और रूल्स फॉर्मुलेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस जो है इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका होता है प्रोसेस जिसमें हम लोग सैलरी और वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो अगर आप ये फिगर से समझो तो जॉब एनालिसिस के बाद हम लोग जॉब इवैल्यूएशन कंडक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ सर्वे कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हम लोग पे स्ट्रक्चर जो है बेसिकली बनाते हैं। ठीक है, और पे स्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल पे नॉर्म्स बनाते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं, और फिर उनको मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर मतलब और अपडेट क्यों करना, क्योंकि टाइम टू टाइम जो भी लेजिस्लेशन के हिसाब से जो चेंज आ रहा है वो सारी चीज़ें हमें देख करके चलनी है। ठीक है,
अभी बात करते हैं ये जो है हमारा बेसिकली वेज स्ट्रक्चर और वेज और सैलरी के बारे में सारी चीज़ें हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हुई। तो अब हमें देखना है कि वेज पॉलिसीज़ इंडिया में बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो वेज पॉलिसी इंडिया में जो बनी वो क्यों बनी? टू इंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स एटलीस्ट इन एवरी सेक्टर। ये ध्यान रखने के लिए कि जो बेसिक नीड्स हैं हमारी वो हर सेक्टर में कम से कम पूरी हो सके, चाहे तो हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं या हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो हर सेक्टर में जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सके। टू क्रिएट अनबायस्ड एंड इम्पर्सनल वेज सिस्टम, किसी भी तरीके की बायसनेस को हटा सके, और कोई जो वेज सिस्टम होता है वो इम्पर्सनल नहीं होना चाहिए, मतलब इम्पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी बेसिस पे आप उनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे कि अगर आप उनको जानते हो तो उनको ज़्यादा दोगे और भले उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, तो आपको एक अनबायस्ड और एक अनडिफ्रेंशिएटेड जो है एटीट्यूड लेकर के बेसिकली चलना है। उसी बेसिस पे आपको वेजेस जो है वो डिसाइड करना है, ठीक है। ये पूरे डिसाइड होंगे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे और साथ ही साथ आपकी बेसिकली स्किल सेट के बेसिस पे। नेक्स्ट बात करते हैं, टू बीट इन्फ्लेशन एंड कंपनसेट एम्प्लॉयज़ इक्विटेबल टू द राइज इन प्राइसेस, किसी भी तरीके के इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और एम्प्लॉयज़ को इतना देने के लिए कि कम से कम जो प्राइस में चेंज आ रहा है उसमें भी वो अपने सर्वाइवल जो है वो कर सकें। फिर टू इंश्योर नो डिस्पैरिटी बिटवीन वेजेस एंड सैलरी ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में जो डिफरेंस आता है वेजेस और सैलरी को लेके उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए भी किया जाता है। वेजेस पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं इंडिया में, उसको डिफरेंस, ताकि उनके बीच में कोई डिस्पैरिटी ना हो, ठीक है ना। फिर आता है टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए वेज पॉलिसीज़ इंडिया में बनाई गई। फिर किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस होती हैं जो पेमेंट ऑफ वेजेस में, जैसे कि किसी तरीके का पैसे जो है काट लिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए वेज पॉलिसीज़ आई इंडिया में। फिर बात करते हैं टू प्रोवाइड employees with opportunities to grow and get promotions by developing their skills। तो एम्प्लॉयज़ को हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज अगर हायर डेजिग्नेशन पे हायर सैलरी है तो उनको प्रमोशन के लिए भी वो मोटिवेट होंगे और अपनी स्किल्स को जो है वो डेवलप करेंगे। फिर आता है टू मोटिवेट एंड इंकरेज एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करने के लिए और साथ ही साथ मोटिवेट करने के लिए और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए आउटसाइड एजेंसीज से, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बाहर जो ऑलरेडी वेज सिस्टम प्रिवेल कर रहा है उस चीज़ को की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, अगर हम लोग अपना कम रखेंगे वेजेस तो जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए वेजेस पॉलिसीज़ जो है इंडिया में बेसिकली बनाई गई। अब देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से इंडिया में ऐसे रेगुलेशंस हैं जो बेसिकली इस पे काम कर रहे हैं वेजेस एंड सैलरी के लिए। ये जो आप एक्ट देख रहे हो ना, ये सारे एक्ट में जो जो आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, द पेमेंट वेजेस एक्ट है, इनको हम इंडिविजुअली भी बाद में कवर करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक छोटे छोटे इनके पॉइंट्स देखेंगे कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट की, तो इसमें मिनिमम वेज एक्ट में क्या किया गया, इसमें ट्राई पार्टी मशीनरी सेट की गई जिसमें एम्प्लॉयर्स, यूनियंस और साथ ही साथ गवर्नमेंट के लोग थे। इसमें मिनिमम वेजेस जो है वो सेट किए गए और जो कि एक रेगुलर इंटरवल के टाइम पे क्या करते थे, रिवाइज होते थे, एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं अगर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की, जो कि 1936 में आया। ये आप ध्यान रखोगे कि ये जो भी वेजेस एक्ट है ना, ये कब कब आए आपको ये ध्यान में रखना है और इनका फोकस किस चीज़ पे था आपको ये पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। फिर आता है कि द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो कि इनका काम किया था कि जो रेट ऑफ पेमेंट है, जैसे कि ओवर टाइम की बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता था और ये भी देखता था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की किसी भी तरीके का अनऑथोराइज डिडक्शन ना हो, अननेसेसरी फाइन्स ना लगे और पेमेंट जो है वो रेगुलर मिले, ठीक है। तो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का ये काम था। फिर इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, जिसका बेसिकली इसका फोकस ये था कि भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए
चाहिए पेमेंट करते वक्त, जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बेसिकली इसका मोटो था। और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि कास्ट के बेसिस पे, कलर, जेंडर, इन सब के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर आपको याद हो कि पहले के टाइम ऐसा होता था कि फीमेल्स को उसी काम के लिए कम पैसे मिलते थे और मेल्स को ज़्यादा मिलते थे, तो ये जो हालत थी उसी चीज़ को हटाने के लिए बेसिकली इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया था 1936 में। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्शन 539A जो कंपनीज एक्ट का था 1956 का। तो इसमें क्या था कि व्हेन एम्प्लॉयर्स वाइंडिंग अप अ कंपनी, तो उसको क्या करना था कि उसको प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि जितने भी वर्कर्स हैं उनका जो भी ड्यू पेमेंट है उसको दे देना। कि अगर कंपनी बंद हो रही है तो एम्प्लॉयर्स का सबसे पहला काम है कि जितने वर्कर्स हैं उनकी सारी पेमेंट जो है वो चुका दे। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया 1947 में। तो इसमें जो भी वेजेस को लेकर के डिस्प्यूट हैं वो सारी चीज़ें इसमें रजिस्टर करवाई जा सकती थी। फिर वेज बोर्ड्स बने जिसमें कि बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते थे और कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते थे वर्कर्स के और एम्प्लॉयज़ के। तो ये जो है ना, ये सारे लोग वेज से जुड़ा हुआ जो डिसीजंस होता था बेसिकली, और कोई रिकमेंडेशन होता था, उन सारी चीज़ों को लेते थे, उन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को जमा करते थे। तो ये सारा काम होता था वेज बोर्ड का। फिर पे कमीशन आया, तो इसमें 6 पे कमीशन आ चुके हैं। तो पे कमीशन का बेसिकली काम किया था, ये जो है ना पे डिसाइड करने में और मतलब उनको बेसिकली उनका एडजुडिकेशन करना है ट्राइब्यूनल्स के थ्रू, जॉइंट कंसल्टेटिव के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें देखते थे पे कमीशन। फिर कमेटी हुई आई फेयर वेजेस में 1940 ऑन फेयर वेजेस 1948 में। तो इसने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज का, जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा है। ठीक है, फिर आया नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969 में। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया था कि इसमें जो है नेशनल मिनिमम वेज जो है ना, बेसिकली ये था कि वो पॉसिबल नहीं है कि उसको सेट करना। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया कि प्राइस लेवल जो है ना कि वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हम लोग अकॉर्डिंगली जो है ना वो उसको फ्रेम कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। और एक सोशल जस्टिस होनी चाहिए और एक कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है, उनको बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है चक्रवर्ती कमेटी 1974 में। तो चक्रवर्ती कमेटी का क्या बेसिकली था, इन्फेसिस किस पे था, इन्होंने इम्फेसाइज किया था नेशनल वेज कमीशन की नीड के लिए और नेशनल बोर्ड के लिए, जिससे कि प्रॉपर सारे जॉब्स को इवेल्युएट किए जा सके और एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन किया जा सके एम्प्लॉयज़ की नॉलेज का, उनकी कैपेबिलिटीज़ का। तो बेसिकली इन्होंने 2 चीज़ों पे फोकस किया था, नेशनल वेज कमीशन बनने पे और नेशनल बोर्ड बनने के लिए, जिससे कि लोग जॉब को इवेल्युएट कर सके और उनको जस्टिफाई कर सकें। ठीक है, फिर आता है भूतिया लिंगम स्टडी ग्रुप 1978 में, जिन्होंने किसी भी तरीके की डिस्पैरिटीज़ जो जुड़ी हुई है वेजेस से, उन सारी चीज़ों को कम करने के लिए ये चीज़ किया था। लेकिन जो ट्रेड यूनियन था ना, तो उनको ये जो कंसेप्ट है ना बेसिकली नहीं पसंद आया था, उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया था। फिर फाइनली आया नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002। तो इनका क्या था कि इसमें जो मंथली पेमेंट था एम्प्लॉयज़ का और साथ ही साथ बोनस के बारे में उन्होंने, और फिर कि नेशनल मिनिमम वेज जो है सेट करने के लिए इन लोगों ने बात की। तो ये जो टोटल आपके रेगुलेशंस आए थे, इसमें आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है, पे कमीशन हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, साथ ही साथ नेशनल कमीशन ऑन लेबर हो गया 1969 और 2002 वाला। तो ये जो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाई डेट बाई सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और हर तरीके के एग्जाम में आते हैं। सिर्फ एनटीए नेट की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जितने भी आपके एचआर ऑफिसर्स के एग्जाम होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये आप इसको बार बार जब पढ़ोगे ना, तो अपने आप आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सारे एक्ट के बीच में डिफरेंस, जैसे मिनिमम वेज एक्ट था मिनिमम वेज को सेट करने के लिए, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट था किसी भी तरीके की अनऑथराइज डिडक्शन को रोकने के लिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ पेमेंट। तो मेथड ऑफ पेमेंट में 3 मेथड थे, जिसमें टाइम वेज सिस्टम था, पीस वेज सिस्टम था
और एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन था। तो पीस वेज सिस्टम के बारे में ये तैयारी कीजिए, हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग के बहुत सारे प्लान्स थे जिसके बेसिस पे हम लोग पीस वेज सिस्टम रखते थे। तो टाइम वेज सिस्टम में क्या करते हैं, इसमें टाइम के हिसाब से जो है ना वो पेमेंट होती थी। मतलब डिपेंड ये नहीं था कि आप कितना प्रोडक्शन करते हो, कितना टाइम आप वहाँ पे दे रहे हो, उसके बेसिस पे पेमेंट की जाती थी। लेकिन पीस वेज सिस्टम में जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, उसके बेसिस पे आपको कॉम्पनसेशन मिलती थी, जो भी आप वर्क कर रहे हो। तो इन सब में FW टेलर का, गैंट का, इन सबका रोलेंस प्लान्स है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और तीसरा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन। एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन में बेसिकली क्या था कि इनके हिसाब से जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉब होती है, जिसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है, जिसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप ज़्यादा देनी होती है, तो इस तरह की जॉब में बेसिकली क्या करना है, इन तरह की जॉब में जो पेमेंट होता है, जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। यही रीज़न है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं, भले वर्कर्स का काम ज़्यादा हार्ड होता है, उनको ज़्यादा फिजिकल वर्क उनका बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मेहनताना उनकी लगती है, लेकिन उस केस में भी एग्जीक्यूटिव के जो पेमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज उनकी लीडरशिप लेवल, उनका कम्युनिकेशन लेवल, साथ ही साथ उनकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस ये बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो यही रीज़न है कि एग्जीक्यूटिव का जो है बेसिकली सैलरी लेवल भी हाई होता है कंपेयर टू द टेक्निकल लेवल पीपल, राइट। तो ये जो है आपके मेथड्स हो गए पेमेंट के, इन तीनों के बेसिस पे जो है वो डिसाइड किया जाता था अलग अलग। मतलब ये एग्जीक्यूटिव में, जिसमें एग्जीक्यूटिव के बारे में, और बाकी वर्कर्स के लिए टाइम वेज सिस्टम और पीस वेज सिस्टम था। तो ये टोटल आपका है मेथड्स ऑफ पेमेंट। बाकी हम लोग ने और भी जो चीज़ें पढ़ी, जिसमें वेजेस पॉलिसीज़ पढ़ी, तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली अगर आप ध्यान से पढ़ोगे आपको दिमाग में ये एकदम बैठ जाएगा, इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपकी समझ पे ही बहुत डिपेंड करता है। लेकिन कंपोनेंट्स में आपको चारों के बीच में डिफरेंस, जिसमें बेसिक पे अलाउंसेस, इंटेंसिव बेनिफिट्स, और इसमें जितने टाइप्स हैं, जैसे मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज, फिर फ्लैट रेट, ग्रेजुएटेड स्केल, इंडेक्स बेस्ड, डियरनेस अलाउंसेस, इन सबके बीच में बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, तो इन सबको बीच में आपको पता होना चाहिए कि कौन किस तरह का कंपोनेंट्स में बिलोंग करता है, कौन क्या डिफरेंस है उनके बीच में। फिर आपको ये स्टेप्स याद होनी चाहिए, ताकि आप अगर ये सीक्वेंस से लगाने के लिए आता है तो आप भी इस चीज़ को लगा सको। इसमें आपका एक टॉपिक है जॉब इवैल्यूएशन, जिसके बारे में हम लोग आगे कवर भी करेंगे। फिर वेजेस पॉलिसीज इंडिया में किस लिए आई, कौन कौन सी वेजेस पॉलिसीज थी, और मतलब क्या क्या रेगुलेशंस, क्या क्या है वेजेस के लिए। तो ये जो है ना, ये जितने भी हैं आप इन सब के बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ोगे, और इनकी डेट को आप अच्छे से याद करके रखोगे। कहीं पे आप एक जगह लिख के रख लो, ताकि एग्ज़ाम के समय भी आप उसको ईजिली रिवाइज कर सको। और किस तरह के पेमेंट्स होते हैं, इन सबको हम लोग और भी डीप में आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका टोटल था आज की क्लास के लिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, ये क्लास अच्छी लगी, वीडियोस अच्छे लगे, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अपनी फीडबैक ज़रूर ऊपर कमेंट सेक्शन में देना, और साथ ही साथ इसको शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो फॉर द अपकमिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।